हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेस। रियांस क्लासेस में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 5 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में नाटो ने अपनी 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया है? आपके ऑप्शन है ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, लंदन या बर्लिन। ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को इसका स्थापना होता है। ठीक है ना। और 4 अप्रैल 2024 को इसका 75 वर्ष पूरा हो चुका है, जिसका जश्न ब्रुसेल्स में मनाया गया है। ठीक है ना। ब्रुसेल्स बेल्जियम में मनाया गया है। यहाँ देखते हैं कि ये जो आया है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी के भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो दो शक्तिशाली देश दुनिया के सामने आता था। ठीक है ना। दो शक्ति दुनिया के सामने आया था। ठीक है ना। एक था यूएसए और एक था सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर। ठीक है ना। तो यहाँ जो है ये पूंजीवादी देश था। ठीक है ना। इसकी रक्षा के लिए नाटो का निर्माण हुआ था। ठीक है ना। और इसकी रक्षा के लिए समाजवादी ये देश था। ठीक है ना। तो इसके तहत वारसा पैक्ट का निर्माण हुआ था। ठीक है ना। लेकिन ये जो सोवियत संघ का वारसा पैक्ट है, ये 1990 ईस्वी में सोवियत संघ के टूट जाने के कारण यह वारसा पैक्ट समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि अभी नाटो में कितना देश है, मतलब कितना देश सदस्य है, तो इसमें 32 देश है। ठीक है ना। 32वां देश कौन सा है? तो स्वीडन है। ठीक है ना। और 31वां देश कौन सा था? तो ये था फिनलैंड। ठीक है ना। फिनलैंड। यहाँ देखते हैं कि नाटो का जो जिक्र है, यह नाटो के आर्टिकल 5 में यह बताया गया है कि किसी एक सदस्य पर, अगर किसी नाटो के सदस्य पर कोई दूसरा देश अटैक करता है, तो उसको जो है पूरे नाटो के सदस्य पर सामूहिक अटैक के रूप में माना जाएगा। फिर यह नाटो के सभी सदस्य मिलकर उस देश का सामना करेंगे। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि नाटो के वर्तमान हेड कौन है, तो ये है स्टोलनबर्ग, अभी नाटो के वर्तमान हेड हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। ब्रिक्स के नवीनतम 5 देश कौन से हैं? ब्रिक्स के नवीनतम 5 देश कौन कौन से हैं? ठीक है ना। तो इसमें जो है 5 देश उसमें शामिल था, लेकिन फिर से 5 देश शामिल हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें जो है पहले है सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, मिस्र और इथियोपिया शामिल हुआ है। ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, मिस्र और इथियोपिया शामिल हुआ है। और ब्रिक्स में शामिल होने से मना कौन सा देश कर दिया है? तो अर्जेंटीना ने
मना कर दिया है, ठीक है ना, कि ये ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा। आगे देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम देश कौन सा है? तो यहाँ देखते हैं, संघाई का नवीनतम देश है ईरान है, ठीक है ना। ईरान है जो 9वां देश नंबर का बना है, 9 नंबर का ये शामिल उसमें हुआ है। अगर आपसे पूछे कि संघाई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये बीजिंग में पड़ता है, ठीक है ना, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं, ओपेक की सदस्यता त्यागने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर होता है, यहाँ इसका हेडक्वार्टर तो हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है ना। इसमें 12 देश है, ओपेक में 12 देश है, और सदस्यता त्यागने वाला अंगोला है, ठीक है ना, अंगोला है। आगे बढ़ते हैं, आसियान का नवीनतम देश कौन सा है? तो सबसे पहले देख लेते हैं, आसियान की स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जकार्ता है। इसमें 11 सदस्य देश हैं, 11 देश इसके सदस्य हैं। और जो है इसमें नवीनतम देश कौन सा है? तो तिमोर लेस्ते जो है नवीनतम देश है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी लैंसेट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच में वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई है? आपके ऑप्शन है 4.2 ईयर्स, 5.2 ईयर्स, 6.2 ईयर्स या 7.2 ईयर्स, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं कि ये जीवन प्रत्याशा है, इसने लैंसेट ने एक रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है ना। इसके तहत 1990 से 2021 के बीच में वैश्विक जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी 6.2 ईयर्स का रहा है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि भारत में इसकी बढ़ोतरी कितना है, तो 7.8 वर्ष इसकी बढ़ोतरी है, ठीक है ना। यही पाकिस्तान के बारे में बोले तो 2.5 वर्ष इसकी बढ़ोतरी है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला देश कौन सा है, तो ये है मोनाको, ये है मोनाको, ठीक है ना। यहाँ 87 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है भूटान के अंदर। कहाँ हुआ है? भूटान के अंदर 13.6%, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, खाद्य अवशिष्ट सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है फूड वेस्ट इंडेक्स है, ये UNEP द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। इसके तहत बोला गया है कि साल भर में 19% भोजन वेस्ट जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मानव विकास सूचकांक के 3 आधार कौन कौन से हैं? तो सबसे देखते हैं कि इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी UNDP करता है, ठीक है ना। 3 आधार कौन कौन सा है? तो एक है जीवन प्रत्याशा है, एक है जीवन प्रत्याशा है, एक है प्रति व्यक्ति आय है, और तीसरा है साक्षरता है, ठीक है ना। अगर इसकी रैंक की बात करें तो इसकी रैंक 134 है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये है IMF, ठीक है ना, IMF।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा यूपी हो जाएगा, और न्यूनतम हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूनतम की बात करें तो सिक्किम, और सर्वाधिक की बात करें तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT सेल कहाँ लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, ठीक है ना। तो ये जो है CRT सेल, यह भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है, ठीक है ना। इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे को समर्पित किया है। इसके द्वारा इसके द्वारा कैंसर का इलाज होगा, ठीक है ना। इसका फ़ायदा ये है, जिस कैंसर का इलाज USA में 5 करोड़ रुपया में होता है, वहीं यह भारत में मात्र 40 लाख रुपया में ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि इसको डेवलप करने वाला कौन है, तो इसको डेवलप करने वाला IIT बॉम्बे प्लस टाटा मेमोरियल है, ठीक है ना। इसको डेवलप करने वाला। आगे देखते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि CRT सेल, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो CART सेल थेरेपी, इसका जो मतलब होता है, C से हो गया काइमेट्रिक एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है ना। और T सेल जो है ये लिम्फोसाइट है, ठीक है ना। इसका काम ये है, यह रोगों से लड़ने वाला सेल है, ठीक है ना। इसको ब्रह्मास्त्र सेल भी कहते हैं। इसमें इस तकनीक के तहत कैंसर रोगी को लिम्फोसाइट उसको प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना, ताकि वह धीरे धीरे कैंसर का जो बीमारी होता है धीरे धीरे समाप्त कर हो जाए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यहाँ आपके बारे में बता दिए कि CRT सेल थेरेपी क्या है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। ओंकोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं। ल्यूकेमिया क्या है? तो ये है ब्लड कैंसर है, ठीक है ना। भगवान की नज़र ना लगे किसी को ये बीमारी हो, ठीक है ना। ब्लड कैंसर है, ठीक है। यह WBC की संख्या बढ़ने के कारण इसको ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक है ना। इसमें WBC की मात्रा बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। सर्वावैक्स क्या है? तो यह सर्वाइकल कैंसर का फर्स्ट वैक्सीन है, ठीक है ना। इसका विकास सीरम पुणे ने किया है। सीरम पुणे ने इसका विकास हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कैंसर के उपचार के लिए सामान्यतः किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? तो यहाँ आपका आंसर होता है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है ना। यह जो है देश की पहली स्वदेशी कंपनी है, ठीक है ना। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा 10,000 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारत के पंचामृत लक्ष्य क्या है? तो यह जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है ना। स्वच्छ ऊर्जा इसका
उद्देश्य है। इसको इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यह है कि फर्स्ट तो यह कि नेट जीरो कार्बन इसका मिशन है। इस मिशन का नेट जीरो कार्बन मिशन फर्स्ट इसका लक्ष्य है, जो 2070 तक जीरो कार्बन उपयोग करेगा, ठीक है ना। दूसरा है गैर जीवाश्म ऊर्जा, यह 2030 तक इसको करना है। इसमें कोयला, पेट्रोल, गैस का उपयोग वर्जित किया गया है। तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा जो है कुल ऊर्जा का 50% करने का निश्चय किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? आपके ऑप्शन है यूएसए, इजराइल, रूस और फ्रांस। तो यहाँ जो है ये जो इजराइल है इसको कोई काम नहीं मिलता है, तो ये ना किसी पे ये हमला करते रहता है, ठीक है ना, ताकि ये चर्चा में बना रहे। तो यहाँ जो है ये इजराइल ने ईरानी दूतावास पे हमला कर दिया है। इजराइल की संसद क्या है? तो इजराइल की संसद नेसेट है, ठीक है ना, और इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद है, ठीक है ना। सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो दमिश्क है, ठीक है ना, और ईरान की राजधानी तेहरान है। आगे देखते हैं। हाल ही में स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है? आपके ऑप्शन है यूजीसी, एसबीआई, आरबीआई, एससीबी। तो यहाँ देखते हैं स्कोर्स 2.0 यह सेबी करता है, ठीक है ना, SEBI। इस यहाँ आपका आंसर ये हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है, सॉरी, एस से हो गया सिक्योरिटी, ई से एक्सचेंज, बी से बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना होता है 1988 में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन यह किस अधिनियम के तहत आया था? तो 1992 के अधिनियम से यह आया था, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे किसके वर्तमान हेड कौन है? तो इसके वर्तमान हेड है माधवी पुरी बुच, इसके वर्तमान हेड है, ठीक है ना। यहाँ जो स्कोर 2.0 है इसका काम है कि यह निवेशकों की शिकायत का निवारण करने वाला पोर्टल है, ठीक है ना। यह 21 दिनों के अंदर आपके शिकायत का निवारण यह करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये आरबीआई ने किया था, ठीक है। आरबीआई ने लावारिस धन का पता लगाने के लिए इस पोर्टल का प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं। सी विजिल ऐप, तो यह जो है निर्वाचन आयोग ने इसका लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। सक्षम ऐप, तो यह दिव्यांगजनों के लिए इलेक्शन कमीशन ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है ना। दिव्यांगजनों के लिए जो चल फिर नहीं सकते हैं उसको लिए ये किया गया है। सुस्वागतम ऐप, तो यह सुप्रीम कोर्ट ने किया है, आगे देखते हैं। ई साक्षी ऐप, तो यह प्रशासन ने किया है, आगे देखते हैं। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकॉन नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन राजकुमार राव, नीरज चोपड़ा, आयुष्मान खुराना या रणवीर सिंह, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं यह जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है ना। ECI का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे
कि निर्वाचन आयोग का जिक्र किस आर्टिकल के तहत अंदर है? तो ये आर्टिकल 324 से 3.329 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। अगर आपसे पूछे कि निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है सुकुमार सेन, ठीक है ना। अगर महिला की बात करें तो रमा देवी। और अगर आपसे पूछे यह जो निर्वाचन आयोग है किस किस का चुनाव करवाता है? तो ये है लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, उपराष्ट्रपति आदि का यह चुनाव करवाता है, ठीक है ना। अब की बार जो इलेक्शन होने वाला है ये 19 अप्रैल से शुरू होगा, ठीक है ना। यह 7 चरण में होगा और इसकी काउंटिंग 4 जून को होने वाली है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त किस किस के चुनाव संपन्न करवाता है? तो यह आपका आंसर बता चुके हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर निपटारा कौन करता है? तो यहाँ आपका आंसर होता है सुप्रीम कोर्ट निपटारा करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये है सुकुमार सेन। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 243 में। आगे बढ़ते हैं। मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन से की गई है? तो ये है 61 संविधान संशोधन में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट का निधन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है जापान, वेनेजुएला, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है जुआन विंसेंट साहब, यह मात्र 114 वर्ष में यह इनका निधन हो गया, मतलब निपट गए हैं, ये दुनिया छोड़ चले हैं, ठीक है ना। यह विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ये कहाँ के थे? तो ये थे वेनेजुएला के, ठीक है ना। और अभी की बात करें तो सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के नाम में कौन आएगा? तो सोनोबे जो जापान के हैं। 112 वर्ष इनका उम्र हो गया। बताओ भाई, कोई 25-30 साल में निपट जाता है, ये अभी 112 साल जीवित रहने के बाद भी जिंदा रहने के लिए सोच रहे हैं। बताओ। आगे देखते हैं। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? तो वेनेजुएला की मुद्रा बॉलीवर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है एंजल जलप्रपात, ठीक है। आगे देखते हैं। वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ आपका आंसर होता है लानोस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मराकाइबो झील कहाँ पर है? तो यहाँ आपका आंसर होता है वेनेजुएला में, ठीक है ना। यह यहाँ पे कच्चा तेल इंडिया प्राप्त करता है, ठीक है। यह साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है इरा, देविका, डेविन, मोहम्मद। तो यहाँ आपका आंसर होता है देविका, ठीक है ना। एआई तो ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। इसने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉन्च किया है। कौन किया है? तो ये भारत ने किया है, ठीक है ना। इसकी शादी यूएसए के सॉफ्टवेयर डेनियल से होने वाली है, ठीक है ना।
तो यहाँ देखते हैं, यहाँ का इंडिया का सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, ये है देविका है। और यूएसए का कौन है, तो डेनियल है, ठीक है ना, डेनियल है। आगे देखते हैं, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है, तो फिल्म तो आपका इराह हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एआई सेफ्टी समिट क्या है, कहाँ हुआ, तो ये ब्लेचले इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है ना, इंग्लैंड में। आगे देखते हैं, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर कौन है, तो ये है लिसा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि एआई टीचर कौन सा है, एआई टीचर कौन सा है, तो आइरिस एआई टीचर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ है, तो ये केरल में है, ठीक है ना, केरल में। आगे देखते हैं, हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है। आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ आपका आंसर होता है बिहार में, ठीक है ना, बिहार के अजीमाबाद पटना में हुआ है। इसका लॉन्चिंग कब हुआ था, तो ये 1774 ईस्वी में इसका लॉन्चिंग हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने वाले कौन थे, तो ये है पुर्तगाल ने किया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, पीतल और कांसा में क्या अंतर है, तो पीतल जो है कॉपर प्लस जेडन से बनता है, और कांसा जो है कॉपर प्लस एसन से बनता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट को और किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।